देवभूमि की खबरों की भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि पूरे पहाड़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। वहीं पर उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड से पानी के प्राकृतिक स्रोत जम गए हैं। गंगा घाटी में झील झरने सब जम गए हैं। वहीं पर केदार गंगा नदी का पानी भी जम गया है। तो उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि ठंड की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आते हैं। देखिए घाटी में किस तरीके से झील और झरने पूरी तरीके से जम चुके हैं, और इन तस्वीरों से इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी कड़ाके की ठंड उत्तरकाशी में पड़ रही है और कई जगह पर पानी के स्रोत जो हैं वो जम चुके हैं। तो इससे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी बलवीर हमारे साथ जुड़ गया। बलवीर, लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। झील झरने सभी पूरी तरीके से जम चुके हैं, लेकिन अब वही है कि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, जो सूखी ठंड है वो लगातार अपना कहर बरपा रही है, जिसके चलते जो गंगा घाटी है वहां पे ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। खासकर गंगा घाटी में जो केदार गंगा है वो भी जम गई है। जो छोटे छोटे झरने हैं, जो स्रोत है पानी के, वो भी जम चुके हैं। तो कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। इसी तरह से निचले क्षेत्र में भी जो सूखी ठंड है उसका काफी तापमान गिर रहा है, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में भी जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सूखी ठंड है और जो जनवरी 2024 का पहला सप्ताह भी पूरा होने वाला है और मौसम का कोई आगे भी 5-7 दिन लगता नहीं कि बारिश होने वाली है, क्योंकि इस सीजन में लगभग बर्फबारी हो जाती थी पहाड़ों में और मौसम सुहाना हो जाता था। पर सूखी ठंड लगातार अपना कहर बरपा रही है, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और किसानों ने भी चिंता जताई है, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो भी खराब होने की कगार में पहुंच गई है। और इसके अलावा जो आने वाली सेब की जो फसल रहेगी, क्योंकि उसमें फूल लगते हैं, उस पर भी संकट गहराया हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो ये सूखी ठंड है ये लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है और जिससे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए बलवीर। देहरादून से बड़ी खबर मिली, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से अयोध्या सीधी फ्लाइट के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की है और मांग की है कि देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अयोध्या के बीच उड़ान शुरू की जाए। सीएम धामी ने कहा है हर रोज फ्लाइट होने से राज्य के राम भक्तों को बड़ी सहूलियत होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके बाद कई श्रद्धालु अयोध्या जाना चाहते हैं, लिहाजा दून की फ्लाइट उनके लिए फायदेमंद होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने कहा है कि हर रोज फ्लाइट होने से राज्य के राम भक्तों को बड़ी सहूलियत होगी, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके बाद कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो रामलला के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर देश भर के दूसरे धर्म स्थलों पर भी दिवाली जैसा नजारा होगा और इस दिन देखा जाएगा कि हरिद्वार में हर की पैड़ी को भी दिवाली की तरह सजाया जाएगा और आतिशबाजी होगी। हर की पैड़ी का प्रबंधन देखने वाली संस्था श्री गंगा सभा ने इसके लिए ऐलान किया है कि 22 जनवरी को हर की पैड़ी पर दियों की रोशनी से जगमग होगी और भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए गंगा सभा से हरिद्वार के व्यापारी संगठनों से भी सहयोग की अपील की है। तो देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन हर की पैड़ी पर दिवाली मनाई जाएगी और हर की पैड़ी जो है वो दियों से रोशन होगी। बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर पहुंचेंगे वो इस कह सकते हैं कि शामिल होंगे यहाँ पर, क्योंकि दिए जलाए जाएंगे। 22 जनवरी का दिन बेहद ही खास है। और हरिद्वार से हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गया। पुलकित, जरा बताइएगा, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन हर जगह राममय माहौल देखने को मिलेगा, यानी कि हर की पैड़ी पर भी उस दिन दिवाली जो है वो मनाई जाएगी, यानी दिवाली की तरह ही वहां पर दिए रखे जाएंगे और दियों से पूरी हर की पैड़ी रोशन हो जाएगी। बिल्कुल, 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है और इस दिन जो है
वहां तो ये बड़ा समारोह होगा ही। इसके अलावा जो अन्य जो लोग हैं वो भी इसको पूरी तरह से पूरे जश्न के साथ मनाएंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान भी किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो, इस दिन जो है दीपावली की तरह जो है इसको पूरे समारोह को मनाया जाए। तो सभी धर्म स्थलों पर, धर्मनगरियों में भी जो ये नजारा देखने के लिए मिलेगा। और क्योंकि हरिद्वार भी एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, एक धर्मनगरी है, यहाँ पर जो हर की पैड़ी है, हर की पैड़ी का प्रबंध देखने वाली जो संस्था है श्री गंगा सभा, उसकी ओर से भी ये जो है जानकारी दी गई है। ये एक ऐलान किया गया है कि 22 जनवरी के दिन में और रात में यहाँ पर जो है कई हजार दिए जो है जलाए जाएंगे, आतिशबाजियां की जाएगी, सभी को मिठाइयां बांटी जाएंगी। पूरा एक दीपावली जैसा माहौल होगा। जिस तरह से दीपावली को मनाया जाता है, भगवान श्री राम जब वनवास के बाद जब अयोध्या नगरी लौटे थे उसके बाद दीपावली मनाई जाती थी, उसी तरह का नजारा जो है हर की पैड़ी पर 22 जनवरी को देखने के लिए मिलेगा। और गंगा सभा की ओर से जो हरिद्वार के अन्य व्यापारी संगठन है, अन्य सामाजिक और धार्मिक संगठन है, उनको भी साथ लेकर ये अपील की गई है कि वो भी इसमें साथ आए और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाए, ज्यादा से ज्यादा भव्य बनाए। क्योंकि हर की पैड़ी पर जो है हजारों की तादाद में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो मौजूद रहते हैं। और इससे पहले भी जब भी हर की पैड़ी पर कोई भी आयोजन होता है तो जो लोग वहां पर मौजूद रहते हैं उनका भी सहयोग मिलता है और काफी बड़ा भव्य ये आयोजन हो जाता है। इससे पहले हमने दीपावली पर, देव दीपावली के मौके पर देखा कि जिस तरह से हरिद्वार में हर की पैड़ी को सजाया जाता है, हजारों की तादाद में दिए वहां पर जलाए जाते हैं और एक खास ही नजारा जो है हर की पैड़ी पर देखने के लिए मिलता है। हजारों दियों से हर की पैड़ी जगमग हो जाती है। तो ऐसा ही एक खास नजारा 22 जनवरी के दिन हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि हर की पैड़ी जो गंगा सभा है, वो गंगा सभा ने इसके लिए पूरी तरह से तैयारी भी शुरू कर दी है और बड़ा एक आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से अयोध्या में एक प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा समारोह होगा, उसी तरह से हरिद्वार में भी 22 जनवरी के दिन जो है हमें दीपावली का 22 नजारा जनवरी देखने बेहद के ही लिए खास मिलेगा। दिन है और इस दिन देखा जाएगा पूरे देश भर में जो राममय माहौल है वो देखने को मिलेगा। और वाकई जो दिवाली है, जो त्रेता युग है, उसकी याद दिलाएगी उस दिन। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम की लापरवाही से प्रदेश का कोई भी बच्चा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए नामित नहीं हो पाया। फाइल की लेट लतीफी और जिम्मेदारी नहीं लेने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अब एक्शन मोड में आ गए और जल्द अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। हालात ये रहे हैं कि ना शिक्षा विभाग, न महिला बाल कल्याण विभाग और ना ही पुलिस से लेकर जिला प्रशासन ने 6 से 18 साल के ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाई है जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजे जा सके। सिर्फ लेटर इधर से उधर घूमते रहे और इसलिए अब सीएम धामी ने इसका संज्ञान ले लिया है और जल्द ही जिम्मेदार अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जबकि अफसरों का कहना है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, यानी सिर्फ चिट्ठी लिखकर अपने काम को अधिकारी सही बता रहे हैं। सभी ध्यान में आए हैं और जहां पर भी इस प्रकार की चीजें आई हैं उन सबका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा और हमारा है कि नो पेंडेंसी रखी जाए, उस पर हम सख्ती से काम करेंगे। ये बाल कल्याण परिषद को भेजना था और सीओज को हमने सबको पत्र लिखे हैं और मुझे लगता है कि सीओज ने भी सभी जगह पत्र लिखे होंगे। अब अगर बच्चों के कोई नाम नहीं आए हैं तो क्या कारण रहा होगा? क्या कोई बच्चा ऐसा था ही नहीं कि जिसने वीरता के जैसा कोई काम किया हो? तो इसमें हम सीओज से पूछ रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिली जहां पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले सरकार विधानसभा के 2 अलग अलग सेशन बुलाने जा रही है। पहले सेशन में यूसीसी, दूसरे सेशन में सरकार बजट पास करेगी और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेशन की बात पर मुहर लगा दी है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा, इस सवाल से अब करीब करीब पर्दा उठ चुका है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सरकार विधानसभा के 2 अलग अलग सेशन बुलाने जा रही है। एक सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड और राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण विधेयक पास कराया जाएगा। सूत्रों की माने तो इसके लिए सरकार 22 जनवरी के बाद कभी भी विधानसभा सेशन आहूत कर सकती है। दूसरा सेशन 15 फरवरी के आसपास बुलाया जा सकता है, जिसमें 2024 का बजट पास किया जाएगा। अधिकारियों का भी मुद्दा है, उस पर भी हमारी प्रवर समिति ने काम कर लिया है। जल्दी ही सेशन बुलाकर उसको भी हम पारित करेंगे। क्योंकि अभी हमारा जो सत्र गया है उसका सत्रावसान नहीं हुआ है, इस नाते कंटिन्यूएशन में ये सत्र है और उसके बाद फिर हम लोग अपना बजट सत्र लाएंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी परिस्थिति यदि ठीक ठाक रहेगी तो इन दोनों में से एक सत्र हम लोग एब्सेंट में लेंगे, परिस्थिति, ठंड और ये सारी चीजों को देखते हुए।
यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण को लेकर होने वाला सेशन करीब 4 दिन का हो सकता है। इसके साथ ही या तो यूसीसी या फिर बजट, दोनों में से एक सेशन गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। सीधा सीधा संकेत है कि हमारे सरकार की मंशा शायद क्षैतिज आरक्षण हो, चाहे यूसीसी हो, उसको लेकर बिल्कुल साफ है, हमारी नीयत साफ है और शीघ्र ही सत्र होगा और ये दोनों जो है उसमें पास होंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरा बड़ा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड रहने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट और इसको लागू किए जाने को लेकर उत्तराखंड पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने 7 मोर्चों को सक्रिय कर दिया। लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी तय करने से लेकर भू कानून, यूसीसी जैसे मुद्दों पर पार्टी के स्टैंड को मोर्चा अब जनता के बीच लेकर जाएंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे पहला टारगेट है वो 23 सीटें, जहां बीजेपी 2022 में विधानसभा चुनाव हारी थी। अब अपने सभी 7 मोर्चों को बीजेपी ने सक्रिय करते हुए उन सीटों पर जनसभा, सम्मेलन और रैली करने का मन बनाया है। बीजेपी संगठन का पहला एजेंडा है लोकसभा की 5 सीटें हर हाल में जीतना, और इसमें मोर्चों को जिम्मेदारी रहेगी कि वो जनता के बीच सरकार द्वारा अब तक के लिए फैसलों को लेकर जाएं। महिला, युवा, किसान, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मोर्चों को पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी दे दी है। जो भी मुद्दे उत्तराखंड राज्य के हित में हैं, उन सभी पर हमने पहले भी निर्णय लिया है और भविष्य में भी निर्णय लेंगे। लोगों को भी विश्वास है कि करती है, करेगी, किया है, करती है और करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी। देहरादून में बीजेपी की 3 सेशन में हुई मीटिंग में मोर्चों के पदाधिकारी अलग अलग मीटिंग भी करते नजर आए, जिन्होंने अपने अब तक के कार्यक्रमों का विश्लेषण किया। साथ ही मीटिंग में ये भी तय हुआ कि विपक्षी दलों की रणनीति को जनता को बताया जाए और इसके लिए हर जिले में बीजेपी अपने सम्मेलन का दूसरा चरण फरवरी में करेगी। हमने सभी मोर्चों को उनके कार्यक्रम की तिथि, उसके स्वरूप का मोर्चे के अध्यक्षों द्वारा भी हमारे सामने विषय रखा गया और उसको ध्वनि मत से आज की बैठक में पारण भी हुआ है। मुख्य रूप से जो विषय आज के परिप्रेक्ष्य में विरोधी दल द्वारा चलाए जा रहे हैं वो एक भ्रमित करने के उनके कुछ बिंदु हैं। उन भ्रमित बिंदुओं को भी किस प्रकार उत्तर देना है, इसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच विषय रखा है। तो उसमें जो हमने पिछले दिनों कार्यक्रम किए हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए हमारे, उस पर चर्चा हुई और आगामी हमारे क्या क्या कार्यक्रम हैं उन पे चर्चा हुई है। बीजेपी का लक्ष्य है कि विपक्ष की रणनीति को फेल करने के साथ ही सरकार की तरफ से लिए गए स्टैंड को जनता के बीच रखा जाए, जिससे लोकसभा में सभी 5 सीटें उसकी झोली में आ जाएं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्नियाल की रिपोर्ट। राम मंदिर पर राजनीति करने और अभद्र टिप्पणी करने वाले नेताओं पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, जो लोग भगवान राम के नाम पर राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, बहुत जल्द उनका राजनीतिक मोक्ष हो जाएगा। हरिद्वार में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लोगों को आपसी सहमति से काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भले ही मजहब अलग है लेकिन सबसे पूर्व को राम और कृष्ण ही है। आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज तो एक ही हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये हमारे पूर्वज हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए कि हम राम को गाली देंगे तो हमारा कुछ वोट बैंक पोलराइज हो जाएगा, ऐसी घटिया सोच रखने वालों का भगवान राम जी की कृपा से राजनीतिक मोक्ष जल्दी हो जाएगा। पर्यटन सीजन में नैनीताल की सबसे बड़ी समस्या जाम है। सरकार ने हल्द्वानी नैनीताल रोपवे का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन प्रोजेक्ट सिर्फ सर्वे से आगे तक नहीं बढ़ सका है। हालांकि इस बीच 3 स्टेशन जरूर फाइल हो गए हैं। नैनीताल शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए हल्द्वानी से नैनीताल तक रोपवे का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, लेकिन साल 2019 के बाद अभी तक सिर्फ जमीन का ही सर्वे किया गया। पहले चरण के सर्वे की रिपोर्ट
यूटीडीबी कार्यालय तक पहुंची, लेकिन वर्क प्लान अब तक नहीं बन सका है। हालात तो ये हैं कि रोपवे की डीपीआर तक अभी तैयार नहीं हो सकी है। हालांकि 3 स्टेशन रानीबाग, जोलीकोट और नैनीताल के हनुमानगढ़ी के जमीन की रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है, जिस पर शासन की हरी झंडी का इंतजार हो रहा है। 3 स्थानों पर उनके द्वारा सर्वे किया गया था, जिसमें जोलीकोट में है, हनुमानगढ़ी में है और एचएमटी के पास है। वहाँ जो स्टेशंस बनने हैं, वहाँ जो अराइवल स्टेशंस बनने हैं या बोर्डिंग डी बोर्डिंग के स्टेशंस बनने हैं, उनके संबंध में जो लैंड है उसका सर्वे कंप्लीट कर लिया गया है उनके द्वारा। अब इसमें जो डीपीआर प्रिपरेशन की प्रक्रिया है और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन इत्यादि की प्रक्रियाएं हैं वो स्टेप बाय स्टेप टेकअप होंगी। दरअसल नैनीताल शहर को जाम से बचाने के लिए हल्द्वानी के रानीबाग से नैनीताल के हनुमानगढ़ी तक रोपवे का निर्माण होना है, जिस पर करीब 700 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होनी है। लेकिन रोपवे के निर्माण में लगातार बेहद सुस्त गति से काम चल रहा है। चीजें जो है टाइम बाउंड हो तो सभी के बेनिफिशियल रहेगा ना। देखिए, पैसे का भी बर्बादी नेसेसरी। आपको पता है कि कोई भी काम होता है जिसमें जितना डिले होता है उसमें पैसे उतने ज्यादा बनते हैं, और पैसे भी देखिए पब्लिक मनी है, ये पब्लिक का पैसा लग रहा है। अगर रोपवे निर्माण होता है तो नैनीताल शहर में न सिर्फ जाम को कम किया जा सकता है, बल्कि शहर में गाड़ियों के दबाव से हो रही हलचलों को भी कम किया जा सकता है। ऐसे में सरकार जल्द ही डीपीआर तैयार कर रोपवे निर्माण करे, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों की परेशानियां कम हो सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ की नैनी सैनी एयरपोर्ट से अभी तक कॉमर्शियल उड़ानें नियमित नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने मामले पर भारत सरकार, डीजीसीए समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि वहां से उड़ान कैसे संचालित हो सकती है और हवाई सेवाओं के लिए क्या प्लान है। कोर्ट अब इस मामले में फरवरी महीने में सुनवाई करेगी। आपको बताते चले कि पिथौरागढ़ के राजेश पांडे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके कहा है कि नैनी सैनी हवाई पट्टी 1991 में बनी थी, लेकिन अब तक यहां से कॉमर्शियल फ्लाइट का संचालन नहीं हो सका है। याचिकाकर्ता का कहना है कि केवल कागजों में ही नैनी सैनी हवाई अड्डे से उड़ानें संचालित हो रही हैं, जबकि धरातल पर स्थिति इसके उलट है। कोर्ट के संज्ञान में आया है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है भारत सरकार की उड़ान योजना, उसमें इस हवाई अड्डे को अभी भी फंक्शनल दिखाया जा रहा है और इसमें फ्लाइट्स ऑपरेट दिखाई जा रही हैं, जबकि राज्य सरकार का कथन ये था कि वास्तव में फ्लाइट्स वहाँ पे कमर्शियली ऑपरेट नहीं हो रही हैं यथास्थिति में। तो कोर्ट ने आज डायरेक्ट किया है कि इसमें चीफ जो सेक्रेटरी एविएशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो डीजीसीए के चीफ ये अपना जवाब दाखिल करेंगे और 4 सप्ताह के अंदर कोर्ट को ये बताएंगे कि वहाँ पर फ्लाइट्स किस प्रकार से ऑपरेशनल होंगी और उनका भविष्य में क्या प्लान है स्टार्ट करने का। जनवरी का पहला हफ्ता भी जाने को है, लेकिन बर्फबारी नजर नहीं आ रही है और इस बार मौसम के मिजाज में पूरे साल बदलाव दिखा है, जिसका सबसे ज्यादा असर जो है ग्लेशियरों पर दिख रहा है, जो कि टूट रहे हैं। हालात यह है कि ग्लेशियर गलने से धरती पर बर्फ वाले वायरस मौत की तबाही ला सकते हैं। ग्लेशियरों की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने के लिए जरूरी बर्फबारी पहली शर्त है, लेकिन इस सीजन में ऐसा देखने को मिला ही नहीं है। हालात ये कि जाड़ों में हिमालय रेंज में बर्फबारी नहीं के बराबर हुई, जबकि बरसात के सीजन में बारिश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले थे। ऐसे में हिमालय में मौजूद सभी ग्लेशियरों की स्थिति तेजी से बदल रही है। हालात ये कि ज्यादा बारिश और कम बर्फबारी के कारण ग्लेशियर गलने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। अब हालात ये हैं कि ग्लेशियर टूट रहे हैं, भविष्य के लिए बड़ा संकट बन रहे हैं। जो हमारा हिमालय है वहां का ग्लेशियर का मेल्टिंग बहुत फास्ट होगा और पानी की कमी होगी आने वाले समय में। ग्लेशियर चटकेंगे, उनकी नंबर बढ़ेगा और ग्लेशियर जब बढ़ेंगे नंबर्स, तो ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र का और हिमालय के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब आपको असल हालात दिखाते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर पिछले 86 सालों में 1700 मीटर पीछे खिसक गया है। हालात तो हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर जहां 2001 से 2006 तक 7 मीटर पीछे हर साल खिसक रहा था, तो वहीं 2017 से 2023 तक ये रफ्तार हर साल 34 मीटर तक जा पहुंची है। यही हाल हिमालय के अन्य ग्लेशियरों का भी है।
जानकारों की माने तो जाड़ों की सीजन में बर्फबारी का ना होना ग्लेशियरों के लिए काफी खतरनाक संकेत है। सर्दियों में बारिश और बर्फबारी नहीं होने से दिन का तापमान भी 2 डिग्री तक बढ़ गया है। अगर बर्फ नहीं होगी तो हमारे जो पानी के स्रोत हैं उनकी रिचार्जिंग नहीं होगी, और साथ में जो है जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स में अगर इस प्रकार से अगर प्रेसिपिटेशन होता है, स्नोफॉल होता है, तो उनको भी जो है एक प्रकार से वो रिवाइव होने के जो है उनके पूरे चांसेस बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि ग्लेशियरों के गलने से बर्फ में दफन वायरस धरती पर एक्टिव हो सकते हैं, और यही नहीं, ये वायरस इंसानी जिंदगी के लिए खासे खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि हिमालय रेंज में पर्यावरण में हो रहे बदलाव को गंभीरता से लिया जाए ताकि भविष्य के संकट पर काबू पाया जा सके। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ पुलिस ने कंट्रोल रूम का मॉडर्नाइजेशन किया है। करीब 30 लाख की लागत से कंट्रोल रूम को हाईटेक बनाया गया है। कंट्रोल रूम के जरिए शहर के 24 पॉइंट पर 36 सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार होने के बाद जहां ट्रैफिक सिस्टम पटरी में आएगा, वहीं पर अपराधों पर भी रोक लगाई जा सकेगी। शहर के 24 स्थानों पर 4000 क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो बताते चले आपको, शहर के 24 स्थानों पर पुलिस ने 4 की क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। कुल लगभग 30 लाख की लागत से नए कैमरास की इंस्टॉलेशंस की है, और जो हाई रेजोल्यूशन कैमरास हैं, और इसी के साथ साथ हमारा जो कंट्रोल रूम है उसको मॉडर्नाइज किया गया है, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम 112 पोलनेट इत्यादि सभी को हम लोगों ने एक जगह सेंट्रलाइज किया है। तो घर से नाराज होकर या रास्ता भटक कर हरिद्वार पहुंचने वाले बच्चे भिक्षावृत्ति के दलदल में फंस रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के सामने ऐसे कई मामले आ चुके हैं जब घर से नाराज होकर निकले कम उम्र के बच्चे हरिद्वार में गंगा घाटों पर भीख मांगते हुए पाए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो धर्म नगरी हरिद्वार में साल भर चलने वाले भंडारे और श्रद्धालुओं के द्वारा किए जाने वाले दान के चलते हजारों की तादाद में भिखारी मौजूद रहते हैं। यहाँ हर की पैड़ी समेत दूसरे गंगा घाटों पर आपको महिला, पुरुष और बच्चे भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे राज्य से अपने घर से नाराज होकर आए हैं और नासमझी के कारण हरिद्वार में आकर भिक्षावृत्ति के दलदल में फंस गए। हरिद्वार पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा ऐसे बच्चों को रेस्क्यू कर उनके परिवार के सुपुत्र किया है, जो सिर्फ नाराजगी के कारण ट्रेन में बैठकर हरिद्वार पहुंच गए थे और यहां पर भीख मांगने लगे। अगर कोई बच्चा भटक के या नाराज होकर अपने घर से चला आता है तो उसको उसके परिजनों से मिलाया जाए, उनको सुपुर्द किया जाए, और इसमें हमारी टीम अनवरत काम करती है। अभी तक 106 बच्चे और बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है और उनके परिजनों से उनको मिलाया गया है। हरिद्वार में एक और जहां पर कई ऐसे आश्रम हैं जहां भंडारे चलते हैं, तो वहीं हर की पैड़ी आने वाले श्रद्धालु भी खुलकर दान करते हैं, जिसके कारण यहां पर भिक्षावृत्ति का रैकेट भी चल रहा है। ऐसे में नासमझी के कारण हरिद्वार पहुंचे बच्चे धीरे धीरे इस रैकेट में फंस जाते हैं और जीवन भर के लिए भिक्षावृत्ति के दलदल में फंस जाते हैं। आजकल तो इसके रैकेट भी बने हुए हैं, इसको व्यवसाय बना दिया गया है। यहाँ पे बाहर से बच्चे आ रहे नाराज होके और यहाँ पे उनका शोषण हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उनको इस रैकेट में फंसा के उनसे भिक्षावृत्ति करवाई जा रही है। जानकार बताते हैं कि बच्चों के भिक्षावृत्ति के दलदल में फंसने का मनोवैज्ञानिक कारण भी है। उनका कहना है कि जो बच्चे घर में अपने मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पाते, वे अवसाद का शिकार हो जाते हैं और घर छोड़ने जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। रुद्रप्रयाग के फाटा बाजार के पास संदिग्ध हालत में एक शख्स का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंपावत पुलिस ने बीते साल कुल 28 किलो से ज्यादा चरस पकड़ी है और 21 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। एसपी ने कहा, इस साल की नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। टिहरी में नगर पालिका की लापरवाही गरीब मजदूरों पर ठंड में भारी पड़ रही है।
पौड़ी के जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ने जिला मुख्यालय में बने स्ट्रांग रूम से ईवीएम के रखरखाव की व्यवस्था, काउंटिंग कक्ष, पोलिंग पार्टी रूट का जायजा लिया। नैनीताल में अब वेंडर जोन में ही रेहड़ी पटरी की दुकानें लगेंगी। पालिका व्यापार मंडल और फड़ कारोबारियों की बैठक में फैसला लिया गया। टिहरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने केंद्र और राज्य की योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा का अहम पड़ाव मयाली बाजार आज भी पार्किंग की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ की पार्किंग घटिया निर्माण सामग्री की भीड़ चढ़ गई है। जोशीमठ नगर पालिका ने शहर को साफ सुथरा बनाने वालों को पुरस्कार देने का फैसला लिया है। इसके लिए सभी से साफ सफाई रखने की अपील। 22 जनवरी को अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हर तरफ रामलला के भजन कीर्तन का दौर जारी है। टिहरी में भाजपा और हिंदू संगठन ने राम भजन कीर्तन का आयोजन किया। अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 22 जनवरी को सीएम धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, साथ ही करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। गाजीपुर उसरी